नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहां पर दोस्तों महरौली बदरपुर रोड के अलोंग दिल्ली सरकार के द्वारा एक नया एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा और इस प्रपोजल को दिल्ली सरकार के द्वारा और दिल्ली पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के द्वारा अप्रूवल दे दी गई है। तो दोस्तों एलिवेटेड कॉरिडोर बेसिकली एक टाइप का इंटीग्रेटेड कॉरिडोर होगा, जहां पर 6 लेन का एलिवेटेड रोड के साथ साथ मल्टीपल अंडर पासेस बनाए जाएंगे। 12 किलोमीटर के आसपास इसकी टोटल लेंथ होगी और स्पेसिफिकली साकेत जी ब्लॉक से पुल प्रहलादपुर के बीच ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इसको बनाया जाएगा। महरौली, साकेत, खानपुर, तुगलकाबाद इस तरह के बहुत सारे डेंसली पॉपुलेटेड नेबरहुड से पास होगा। कुल मिलाकर 1471.1 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर खर्च आएगा। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए 60% ऑफ द प्रीलिमिनरी वर्क कंप्लीट हो चुका है। जल्द आपको ग्राउंड वर्क भी स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्त अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर रिवर क्लीनिंग को लेकर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक बड़ा स्टेप चल दिया गया है और अभी इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक नई अथॉरिटी का फॉर्मेशन किया गया है। तो दोस्तों अभी फिलहाल इस अथॉरिटी का नाम महाराष्ट्र स्टेट रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी रखा गया है, जो महाराष्ट्र के अंदर रिवर कंजर्वेशन के लिए मेन एजेंसी का काम करेगी। सारा कुछ इन्हीं के अंदर होगा रिवर कंजर्वेशन को लेकर। महाराष्ट्र के सीएम खुद इसके चेयरमैन होंगे और इस अथॉरिटी का काम ये होगा कि स्टेट के अंदर जितनी भी रिवर स्ट्रेचेस को क्लीनिंग, कंजर्वेशन और रिजुविनेशन की जरूरत है, वो सारा का सारा काम इस अथॉरिटी के द्वारा ही किया जाएगा। फिलहाल 54 के आसपास रिवर स्ट्रेचेस को आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि बुरी तरह से पोल्यूट हो चुकी हैं और उनको क्लीनिंग की अर्जेंटली जरूरत है, तो वहीं से इनकी स्टार्टिंग होगी। अगली दोस्त अपडेट हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स को लेकर है, जहां पर फाइनेंशियल 2025-26 में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के डेटा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल 2025-26 में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 38,424 करोड़ रुपीस के रिकॉर्ड किए गए हैं। तो दोस्तों डिफेंस एक्सपोर्ट्स एक ऐसा एरिया है जहां पर पिछले कई सालों से लगातार एक्सेल कर रहे हैं, क्योंकि साल दर साल ये लगातार इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। अभी ईयरली बेसिस पर पिछले फाइनेंशियल के कंपैरिजन में 62.66% का हमें बड़ा जंप देखने को मिला है। रेफरेंस के लिए अगर आपको बताऊं तो फाइनेंशियल 2024-25 में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स 23,622 करोड़ रुपीस के थे और अब इस फाइनेंशियल ईयर में ये 38,424 करोड़ रुपीस पे पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट 14,802 करोड़ रुपीस के हमने और ज्यादा एक्सपोर्ट किए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2013 और 14 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 5500% का इंक्रीज हमें देखने को मिला है, जो एक बहुत बड़ा ग्रोथ होता है। इन एक्सपोर्ट्स में 54.8% कंट्रीब्यूशन पीएसयूज का है, जबकि 45.1% कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का रहा है। अच्छी बात यह है कि हमारा जो मार्केट रीच है वो भी ग्रो हुई है। अब हम ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा कंट्रीज में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं और होपफुली ये नंबर हमें लगातार बढ़ते हुए ही दिखाई देंगे। अगली दोस्त अपडेट रोड कंस्ट्रक्शन से है, जहां पर दोस्तों देश के अंदर हाईवे कंस्ट्रक्शन दोबारा से तेज हो गया है और अभी एनएचएआई के द्वारा बताया गया है कि उन्होंने उनके टारगेट से 15% ज़्यादा हाईवेज का कंस्ट्रक्शन कर दिया है। तो दोस्तों बाय डेटा अगर मैं आपको बताऊं तो एनएचएआई को टारगेट दिया गया था कि फाइनेंशियल 2025-26 में उनको 4,640 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज बनाने हैं, लेकिन उसकी जगह पर एनएचएआई ने 5,313 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज का कंस्ट्रक्शन किया है, जो कि उनके टारगेट से 15% ज़्यादा है। इसके अलावा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने भी उनका ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर 2.5% ज़्यादा किया है। इनके यूनियन गवर्नमेंट ने जितना पैसा उनको एलोकेट किया था उससे ज़्यादा इन्होंने खर्च किया है। 2.38 लाख करोड़ रुपीज़ इनको बजट दिया गया था और इन्होंने 2.44 लाख करोड़ रुपीज़ खर्च किए हैं। तो जो एक्सेस अमाउंट यहाँ पर खर्ची गई है उसको एनएचएआई खुद से ही फंड करेगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों राजस्थान के बॉर्डर एरियाज में भी रेल कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जाएगा और इसको लेकर रेलवेज ने 3 नई रेल लाइन बनाने का प्लान सामने रखा है। तो दोस्तों इनके बारे में वन बाय वन मैं आपको बताऊं तो एक रेल लाइन तो अनूपगढ़ से खाजूवाला के बीच में बनेगी। 187 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और 2,277 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर खर्च आएगा। इससे होगा ये कि अनूपगढ़, जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के काफी पास में लोकेटेड है, वो बीकानेर से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। डीपीआर इसकी कंप्लीट हो चुकी है और अप्रूवल वगैरह काम यहाँ पर किया जा रहा है। दूसरी रेल लाइन जैसलमेर से भिलड़ी के बीच बनकर तैयार होगी वाया बाड़मेर। 380 किलोमीटर के आसपास इसकी भी लेंथ होगी और ये राजस्थान से गुजरात के बीच में बनेगी। थर्ड रेल लाइन खाजूवाला से जैसलमेर के बीच में बनेगी। 260 किलोमीटर के आसपास इसकी भी लेंथ होगी और अभी जो लास्ट 2 रेल लाइन मैंने आपको बताई हैं, इन दोनों को लेकर फाइनल लोकेशन सर्वे का काम किया जा रहा है। एक बार ये बन जाती हैं तो बीकानेर, जैसलमेर और गंगानगर जैसे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के बहुत सारे एरियाज में पहली बार रेल कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो पाएगी। अगली दोस्त अपडेट हमारी नेवी की तरफ से है, जहां पर इंडियन नेवी को आईएनएस दूनागिरी की डिलीवरी मिल चुकी है और इसके लिए आप कह सकते हैं कि उनकी अटैक फायर पावर हमें और बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों ये शिप बेसिकली प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत बन रही नीलगिरी क्लास की स्टेल्थ फ्रिगेट है, जिसके अंतर्गत अभी तक 4 इस टाइप की फ्रिगेट्स इंडियन नेवी को डिलीवर की जा चुकी हैं। ये ओवरऑल उस सीरीज की 5th फ्रिगेट थी। टोटल यहाँ पर 7 बनाई जा रही हैं। गार्डन शिपबिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा कोलकाता के अंदर इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, जिसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स, एडवांस सेंसर्स और सुपीरियर एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज के साथ इसको इक्विप किया गया है। अच्छी बात यह है कि कंस्ट्रक्शन में 75% इंडिजिनस कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है।
अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ रुपीस के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि बहुत सारे जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनका इनॉग्रेशन हुआ है। तो दोस्तों वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे-बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। अगर कुछ मेन प्रपोजल्स या फिर मेन प्रोजेक्ट्स की बात करूँ, तो सबसे पहले तो केनेथ सेमीकॉन का सेमीकंडक्टर प्लांट इनॉग्रेट किया गया है सानंद के अंदर, जो एक ओसर सेमीकंडक्टर फैसिलिटी है। 3,300 करोड़ रुपीस की इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है और ओवरऑल हमारे देश की दूसरी ऑपरेशनल सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बन चुकी है। इसके साथ-साथ अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे का भी इनॉग्रेशन किया गया है, जो कि ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है धुलेरा और अहमदाबाद के बीच। 5100 करोड़ रुपीस इसके ऊपर भी खर्च किए गए हैं। कनालूस जामनगर रेल लाइन की डबलिंग, गांधीधाम आदिपुर रेल सेक्शन की मल्टी ट्रैकिंग, जबकि खेड़ ब्रह्म हिम्मतनगर ब्रॉडगेज रेल लाइन को भी यहाँ पर ओपन किया गया है। इसके अलावा 1000 करोड़ रुपीस का साबरमती रिवरफ्रंट एक्सटेंशन को लेकर फाउंडेशन भी रखा गया हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। साथ ही साथ टूरिज्म, वाटर सप्लाई, हाउसिंग और रोड कनेक्टिविटी को लेकर और भी बहुत सारे बजट्स यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों वंदे भारत स्लीपर के दूसरे वेरिएंट की भी पहली लुक सामने निकल कर आ गई है। और भी काइनेट रेलवे सॉल्यूशंस, जो कि इंडियन और रशियन कंपनी का जो जॉइंट वेंचर है, उनके द्वारा खुद इसकी इमेजेस हमारे सामने रखी गई हैं। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट्स के दो अलग अलग डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं। एक डिजाइन तो हम सब देख ही चुके हैं, जो कि आईसीएफ और बीएमएल के द्वारा बनाया गया है। उसी तरह की आपको कई सारी और ट्रेन भी आगे चलकर देखने को मिलेंगी, जबकि दूसरा ट्रेन सेट एक अलग डिजाइन के साथ जॉइंट वेंचर के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। फिलहाल अभी जो इसकी कार बॉडी या फिर कोच बॉडी तैयार हो चुकी है, उसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि लातूर कोच फैक्ट्री महाराष्ट्र के अंदर तैयार की जा रही है। अगर सब कुछ काइनेट रेलवे स्टेशन के प्लान के अकॉर्डिंग जाता है, तो जून के आसपास पहला प्रोटोटाइप इनके द्वारा तैयार कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट तेलंगाना से है, जहां पर दोस्तों तेलंगाना सरकार के द्वारा शमशाबाद को शॉर्टलिस्ट किया गया है एक नए बुलेट ट्रेन टर्मिनल को लेकर, और इसके लिए उन्होंने वहां पर 500 एकड़ ऑफ लैंड की मांग की है। दोस्तों आप जानते हैं कि हैदराबाद एनएचआरसीएल के ग्रैंड प्लान का हिस्सा है, क्योंकि 3 अलग अलग हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यहाँ से पास होने वाले हैं। और उसी के लिए तेलंगाना सरकार चाहती है कि भारत फ्यूचर सिटी के अंदर शमशाबाद के पास एक बड़ा और मेन टर्मिनल सेटअप किया जाए बुलेट ट्रेन को लेकर, जो कि हैदराबाद एयरपोर्ट के काफी पास में लोकेट होगा, ताकि इसको हैदराबाद एयरपोर्ट से भी सीमलेसली कनेक्ट किया जाए। और उसी को लेकर भी उन्होंने 500 एकड़ ऑफ लैंड रिजर्व कर ली है। अगली दोस्तों अपडेट यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से है, जहाँ पर दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने डिसाइड किया है कि मोहरा पावर प्रोजेक्ट को भी रिवाइव किया जाएगा। और इसके लिए इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इनिशियल काम स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों मोहरा पावर प्लांट कह सकते हैं कि देश का वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट माना जाता है। 1905 में इसको ओपन किया गया था और झेलम रिवर के ऊपर ये बनाया गया है, बारामूला टूरी सेक्टर के अंदर। 10.5 मेगावाट के आसपास इसकी कैपेसिटी है और अभी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 35-36 सालों से बंद पड़ा है। कोई भी काम और किसी भी तरह का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं हुआ है। पर भी क्योंकि इंडस वाटर अथॉरिटी को अबेंस में डाल दिया गया है, तो अब जम्मू और कश्मीर सरकार के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो इसको रिवाइव करेंगे। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों अमरावती को आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट के अंदर अमरावती को कैपिटल डिक्लेयर करने वाले एक बिल को फाइनल अप्रूवल मिल चुकी है। तो दोस्तों बेसिकली इस बिल का नाम आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2026 है, जिसको मेनली लाया इसलिए गया था ताकि अमरावती को आंध्र प्रदेश के ऑफिशियल कैपिटल अनाउंस कर दिया जाए। लोकसभा में एक दिन पहले ही पास हो चुका था और अभी राज्यसभा में भी इसको क्लियर कर दिया गया है। तो ओवरऑल इसके लिए आप कह सकते हैं कि अब अमरावती आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल कैपिटल बन चुकी है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।